स्वागत दोस्तों, स्वागत चैनल के सदा के सामने मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी निर्णय बताएंगे दोस्तों। अचानक से रात रात भारतीय जनता पार्टी ने किया चुनाव के नियमों में बदलाव, तो कांग्रेस पार्टी अब पहुंच चुकी है अपनी पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। के साथ में जय बापू जय भीम रैली करने वाली है कांग्रेस पार्टी दोस्तों। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को चोर कहे जाने पर हुआ जोरदार तरीके का बवाल, कांग्रेस और भाजपाइयों में जमकर हाथापाई। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट दोस्तों। के साथ में गोबर को लेकर बीजेपी के मंत्री नया रिसर्च लेकर आए हैं। बताएंगे कौन सा नया व्हाट्सएप का ज्ञान दिया है बीजेपी के मंत्री ने दोस्तों, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी और अपने दोस्त राहुल गांधी के तर्ज पर अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में हो गए हैं सक्रिय। बताएंगे एक नया कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों, जिससे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में बदलाव देखने को मिलेगा। और योगी के काफिले को देख भारी संख्या में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कौन सा ऐसा नारा लगाया है दोस्तों, जिससे भाजपाई है नए तरीके से बौखलाए हुए। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों स्वर्ग मिलेगा जय भीम से का नारा अब धीरे धीरे करके पॉपुलर होता जा रहा है। अगर आप भी जय बापू जय भीम के नारे का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन और जय भीम से ही चलेगा देश लिखा जरूर बताएगा दोस्तों। और भारत का संविधान हम लोगों की आन बान शान है, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद से लगातार इलेक्शन की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर आजकल जोरदार तरीके का डिस्कशन चल रहा है। पार्लियामेंट से लेकर हर जगह ईवीएम और तमाम चुनाव से जुड़े हुए बदलाव की मांग को लेकर विपक्ष लगातार एग्रेसिव है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि रातों रात चुनाव संचालन नियम में संशोधन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे बदलाव कर दिए। बीजेपी की केंद्र की सरकार ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है दोस्तों। संशोधन के बाद अब आम जनता इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का निरीक्षण नहीं कर पाएगी। नए नियम के मुताबिक सरकार ने सीसीटीवी कैमरे और वेब कास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों के वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के सार्वजनिक निरीक्षण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। इसका उद्देश्य संदेह पैदा करने वाला है, इसीलिए विपक्ष की ओर से पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को अब सुप्रीम कोर्ट में घेरने का प्लान बना लिया गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने नए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता खत्म होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वापस से चुनाव की अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। दरअसल दोस्तों अगर आम जनता इलेक्शन से जुड़े हुए कई सारे रिकॉर्ड मांगे, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हो या फिर वेब कास्टिंग की फुटेज हो, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इसे देने में क्या दिक्कत है दोस्तों। आरटीआई कानून के तहत लोगों को यह जानने का अधिकार है कि किस तरीके से चुनाव करवाएगा। और वैसे भी सीसीटीवी से लेकर वेब कास्टिंग की जो फुटेज है पूरी तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आरटीआई को मजबूत करने और ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन के प्रोसेस में होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा और बार बार पारदर्शिता को कम किया जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया को लेकर और गंभीर सवाल खड़े होंगे। इससे पहले तो ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर डिस्कशन चल ही रहा है और सवाल गंभीर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उठ ही रहे हैं। अब चुनाव के प्रोसेस को लेकर भी अब इस तरीके के फैसले के बाद शक और ज्यादा गहराएगा। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। सबसे ज्यादा पसंद आने वाले कमेंट को पिन जरूर करेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने फैसला ले रखा है कि देश में परिवर्तन करने से पहले कांग्रेस पार्टी को खुद में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। पार्टी की ओर से 26 दिसंबर को यानी कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक करनी है दोस्तों। 26 तारीख को कल विस्तृत चर्चा होने वाली है। इसके बाद 27 तारीख को जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन किया जाएगा बेलगावी कर्नाटका में। 100 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम वापस होने जा रहा है दोस्तों। देखते हैं कांग्रेस पार्टी कौन से प्रस्ताव पर मोहर लगाती है और कौन कौन से बड़े बदलाव किए जाएंगे। पूरे देश भर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर गढ़ाए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या संगठन में कुछ बड़े बदलाव करने वाली है। क्या अध्यक्ष के पद को लेकर कुछ बदलाव किया जाएगा, क्या राहुल गांधी को नई जिम्मेदारी और प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंपा जाएगा। ये बड़े सवाल है दोस्तों, आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। 27 तारीख को जो ये सभा होने वाली है, संविधान रैली होने वाली है, इसमें भी किस तरीके का जन सैलाब होगा। इसी से पता चलेगा कि कर्नाटका के साथ साथ देश भर को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। साथ चंडीगढ़ के नगर निगम के इलेक्शन आपको याद होंगे, जब एक अधिकारी अनिल मसीह नाम के अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सारी मर्यादा तार तार कर दी थी और खुद से पेन चलाकर वोटों को इनवैलिड कर दिया था दोस्तों। इसके बाद चुनाव को हैक करने के मामले पर अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई, हालांकि उसे पोस्ट से नहीं हटाया गया दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि एक बार फिर से अनिल मसीह चंडीगढ़ नगर निगम के अंदर बवाल करता नजर आया है। आपको बता कि चंडीगढ़ के अंदर नगर निगम की हाउसिंग मीटिंग में मंगलवार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए दोस्तों। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस पार्षदों ने मेयर चुनाव के वक्त वोट काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप में नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह को वोट चोर कहना शुरू कर दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद आकर बवाल करने लगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोग भी आगे बढ़ रहे थे, मारपीट होने ही वाली थी दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों ने आकर बीच बचाव कर लिया है। आपको बता दें कि हाथापाई होने ही वाली थी, लेकिन जिस तरीके की गर्माहट देखने को मिली, जिस तरीके का माहौल नजर आया है, आने वाले दिनों के अंदर चंडीगढ़ के नगर निगम में और भी बवाल देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। जिस तरीके से अनिल मसीह ने कैमरे के सामने वोट चोरी की थी, तो उनको वोट चोर नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, संविधान का रक्षक, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ऐसे हैं जिनको गोबर में भी क्वालिटी दिखाई देती है दोस्तों। गाय के गोबर में परमाणु शक्ति से बचने की ताकत है। ये बयान कोई छोटा मोटा बीजेपी का छुटभैया या गली मोहल्ले
मोहल्ले के नेता ने बयान नहीं दिया, बल्कि हरियाणा कैबिनेट के मंत्री श्याम सिंह राणा का यह बयान है दोस्तों। वो कहते हैं कि गाय के गोबर में परमाणु शक्ति से बचने की ताकत है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया। कई लोगों ने कहा कि ये जो मंत्री जी का बयान है, जो मंत्री जी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी देश के बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी दोस्तों देश का क्या हाल कर दिया गया है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बना दिया गया है जिनका कॉमन बेसिक नॉलेज भी व्हाट्सएप के ग्रुप से सामने आता है। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। मंत्री जी के बारे में 2 शब्द आप भी लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सचिन पायलट ने देश भर में चल रहे कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को लेकर साफ शब्दों में कह दिया है कि हम लोगों की 2 मांग है। पहली ये कि अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले पर माफी मांगे। दूसरा ये कि वो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे। इन दोनों मांगों को जब माना जाएगा तभी जाकर कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन रोकेगी, वरना बाबा साहब के सम्मान सप्ताह तो मनाया ही जा रहा है, आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तय किया है कि अब वो कांग्रेस पार्टी वाली रास्ते पर चलेंगे। कांग्रेस पार्टी देश भर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर सम्मान सप्ताह मना रही है, तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी भी संविधान को बचाने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आगामी 26 दिसंबर यानी कल से 1 महीने तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पीडीए चर्चा का कार्यक्रम आयोजित करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए पीडीए शब्द का उपयोग किया है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है, और उत्तर प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस पार्टी मात्र कुछ एक पॉकेट में है और ज्यादातर क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, तो समाजवादी पार्टी को यहां से मोर्चा संभालना चाहिए था, और समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाला भी है। और यही कोऑर्डिनेशन होता है जो इंडिया गठबंधन को धीरे धीरे करके मजबूत करता चला जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह का काफिला गुजर रहा था। उसी वक्त चौराहे पर भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जो काफी दिनों के बाद नजर आए हैं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए। जैसे उन्होंने देखा कि काफिला उनकी तरफ चौक की तरफ आ रहा है आगे से मुड़ने के लिए, तो फिर जोर से नारे लगाए गए कि स्वर्ग मिलेगा, जय भीम। से आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इस नारे का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिपीट जरूर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की करोड़ों की संपत्ति का मालिक होने का खुलासा होने के बाद विभाग में उजागर अन्य भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। दोस्तों उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से परिवहन घोटाले की हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में जांच की अपील की है। क्या आपको लगता है कि भाजपा अपने ही सरकार के ऊपर कोई जांच करवाएगी? दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव रात भर बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठे रहे। परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार जारी है। पप्पू यादव सोमवार को पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद रहे। दोस्तों कुल मिलाकर पप्पू यादव एक ऐसे नेता है जो सेल्फ मेड है, अपने मेहनत पर, अपने हिम्मत पर ही लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं, और पप्पू यादव इसीलिए लोगों के बीच लोकप्रिय नेता है। निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, जहां बड़े बड़े नेता पार्टी के सिंबल और बड़े बड़े नेताओं की रैली कराकर नहीं जीत पाते। और पप्पू यादव का बीपीएससी के छात्रों के साथ मिलकर लगातार आंदोलन, लगातार संघर्ष जारी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर पप्पू यादव बिहार कांग्रेस के नेता घोषित किए जाने चाहिए, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों क्या उन्हीं के हाथ में जिम्मेदारी होनी चाहिए? साथ देश के उपराष्ट्रपति और राज्यपाल चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा है कि बाईपास सर्जरी के लिए सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल नहीं करते। विपक्ष की तरफ से उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन के पोस्ट से हटाने को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है, उस पर टिप्पणी करते हुए राज्यपाल चेयरमैन जगदीप धनखड़ ये टिप्पणी कर रहे हैं। दोस्तों जगदीप धनखड़ को लगता है कि वो जो बयान देते हैं उस बयान का काफी मतलब होता है, लेकिन हकीकत सबको पता है जगदीप धनखड़ केवल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और उनका काम है कि केवल निष्पक्ष दिखना और काम भाजपा के लिए करना, और इसीलिए राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने के लिए प्रस्ताव डाला गया था। दोस्तों हालांकि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, जिसकी आशंका भी थी लोगों को, क्योंकि सरकार भाजपा की है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने अपना डिसेंट जरूर जाहिर कर दिया है, अपना विरोध जाहिर कर दिया। ये होना भी चाहिए। उपराष्ट्रपति को समझ जाना चाहिए कि विपक्ष के लोग समझ चुके हैं कि जगदीप धनखड़ केवल निष्पक्षता की बातें करते हैं और काम केवल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला करते हैं। अभी वो एक निष्पक्ष राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर काम कर सकते हैं। दोस्तों उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो आउट एंड आउट एक निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पर काम करे, ना कि केवल ऊपर से निष्पक्षता की बात करे, और जब काम करने की कोई बात आए, जब कोई डिसीजन या फैसला लेने की बात हो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में फैसला ले। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ महाराष्ट्र के अंदर मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे को सोमवार को जोरदार तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों मुस्लिम समुदाय को लेकर गलत बयानबाजी करने वाले और हमेशा विवादों में रहने वाले नितेश राणे को अब जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों रैली के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर रहे, तब एक किसान मंच पर चढ़ गया और उस किसान ने प्याज की माला बना रखी थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के मत्स्य पालन मंत्री यानी मछली पालन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाले नितेश राणे के गले में जाकर प्याज की हार पहना दी। दोस्तों आपको बता दें कि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी ने तुरंत किसान को नीचे खींच लिया, हिरासत में ले लिया, लेकिन किसान ने अपना विरोध जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्याज की लगातार घटती कीमत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक्सपोर्ट का पूरा मामला है, उसमें 20% के निर्यात शुल्क लगाने से हम लोगों की स्थिति काफी खराब हो गई है। यानी यहाँ से जो लोग प्याज बाहर भेजना चाहते हैं दोस्तों, वो भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और उनको उनके प्याज, उनके फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे जो इससे पहले सोचते थे कि हिंदू मुसलमान करके और विवादित बयान देकर ही राजनीति करेंगे, लेकिन अब लोगों ने बता दिया है कि मंत्री बने हैं तो काम करना पड़ेगा, और इसीलिए दोस्तों उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। हालांकि किसान को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अगर नितेश राणे अपनी पुरानी बानी छोड़कर वापस से जनता की भलाई के लिए नहीं लौटते, तो इसी तरीके का विरोध का सामना उनको लगातार करना पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों इसी साल हुए ओलंपिक के अंदर पहली बार ऐसा देखा गया है जब एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल भारत का कोई व्यक्ति जीता है दोस्तों।
दोस्तों, यानी मनु भाकर ने ऐसा करके दिखाया, उन्होंने इतिहास बनाया और 2 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीते। तो मनु भाकर को तो सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए था दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार की ओर से जो खेल रत्न पुरस्कार के लिए लोगों के नाम नॉमिनेट किए गए हैं, खिलाड़ियों के नामों को आगे बढ़ाया गया, उसमें मनु भाकर का नाम नहीं है। तो फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर भाजपाइयों की पोल खोलनी शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि मनु भाकर वही ओलंपिक की मेडलिस्ट हैं जो 2 मेडल जीतने के बाद जब भारत आई तो सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जाकर मुलाकात की, मोदी और शाह से मुलाकात नहीं की। शायद इसी की दुश्मनी उनसे निकाली जा रही है। दोस्तों मनु भाकर को तो सबसे पहले देना चाहिए था खेल रत्न, उनका नाम लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए था, लेकिन उनका नाम ही पूरे लिस्ट में नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ये कुछ नहीं है, केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ उनकी पहली मुलाकात, यानी मोदी के पास उनको पहले जाना चाहिए था ताकि प्रधानमंत्री मोदी अपना पीआर करवा पाए, वो वीडियो बनवा पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी से उन्होंने पहले मुलाकात की, सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी नाराज है। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। क्या देश के खिलाड़ियों को उनके अचीवमेंट पर अपना एक पीआर कराने का तरीका समझने वाले लोग क्या इस देश के खिलाड़ियों का भला कर सकते हैं? दोस्तों क्या देश के खेलों को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि राजनीति में खेलों का इस्तेमाल करने वाले लोग केवल खेल को विनाश की ओर लेकर जाएंगे और इसीलिए भारत रत्न या कोई भी अवार्ड जो किसी खिलाड़ी को मिलना चाहिए वो केवल उसके मेरिट पर मिलना चाहिए, उसके अचीवमेंट में मिलना चाहिए, ना कि वो राजनीतिक तौर पर किसको सपोर्ट करता है, किसको विरोध करता है, या किससे मिलने के लिए गया पहली बार, किससे मिलने गया दूसरी बार, इस पर आधारित होना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी देश की बेटी मनु भाकर जो 2 बार एक ही ओलंपिक में मेडल जीती है, ब्रॉन्ज मेडल जीती है, उनका सपोर्ट करते हैं तो वी सपोर्ट मनु भाकर लिखकर जरूर बताएगा। मनु भाकर को खेल रत्न मिलना चाहिए। भाजपा सरकार पर हो रहा है लगातार दबाव का असर। दोस्तों साथ साथ आरएसएस बीजेपी के हाई लेवल की बैठक दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में हुआ है। क्या ये नॉर्मल बैठक हुई है या फिर कुछ बड़े बदलाव की ओर संकेत है? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाली है? क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 26 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों। उम्मीद की जाती है कि 30 के आसपास उम्मीदवारों की लिस्ट पर घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि दोस्तों सबकी नजर इस बात से थी कि कालका जी से कौन मैदान में उतरेगा, यानी मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी जहां से चुनाव लड़ती है वहां से आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी किसको मैदान में उतारेगी। अलका लांबा का नाम आगे चल रहा था दोस्तों, लेकिन कुछ सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, किसी और को कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री के सामने बड़ी चुनौती के साथ मैदान में उतारने के लिए साथ साथ देश में कई राज्यों में राज्यपाल को अचानक से बदल दिया गया है दोस्तों। मिजोरम के अंदर राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विजय कुमार सिंह यानी वीके सिंह जो सेना अध्यक्ष रहे हैं भारत के, उनको मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तत्काल प्रभाव से ये फैसले लिए गए हैं दोस्तों। उड़ीसा के राज्यपाल के पोस्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को हटा दिया गया है, रघुवर दास को हटा दिया गया है। तो क्या रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी अपना केंद्रीय नेतृत्व बनाने जा रही है? क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? दोस्तों ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जातीय समीकरण के आधार पर कोई अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। कोई दलित या आदिवासी समाज से आने वाले व्यक्ति को बीजेपी जिम्मेदारी देने वाली है। देखते हैं कौन है वो जो बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज फैलाया जा रहा था कि मोहम्मद जुनैद नाम के व्यक्ति ने एक बाइक जो खड़ी है उसमें जाकर उसके सीट को फाड़कर तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी दुकान है सीट के कवर की और वो चाहता है कि बाइक की सीट फट जाए ताकि वो कवर बेच सके। इस पूरे मामले पर जब डिटेल में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि जिस व्यक्ति के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसका नाम मोहम्मद जुनैद है, उसका असली नाम मोहम्मद जुनैद नहीं बल्कि धीरज अग्रवाल है। और पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद वह बाइक की सीट फाड़ रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर 2 मिलियन के आसपास लोगों ने इसे देखा भी है, यानी सब तक ये मैसेज पहुंच गया था जो पूरी तरीके से झूठ है दोस्तों। कुल मिलाकर मुस्लिम लोगों को लेकर, मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर इतने झूठ फैलाए जा रहे हैं। एक तरीके से लोगों का ध्यान लगातार महंगाई बेरोजगारी से बांटने के लिए इस तरीके से केवल मुस्लिम विरोध में पोस्ट वायरल करवाए जा रहे हैं दोस्तों और फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। आईटी सेल के लोग 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं आजकल, क्योंकि महंगाई देश में बढ़ी हुई है, लगातार विकास दर कम होता चला जा रहा है। साथ साथ पुष्पा 2 के एक्टर से हुई 4 घंटे पूछताछ, बाउंसर एंथोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। महिला के भगदड़ में मौत के मामले को लेकर लगातार अल्लू अर्जुन से पूछताछ की जा रही है पुलिस ने, इससे पहले भी उनको गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। साथ साथ शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को पत्र लेकर मुंबई की सियासी पार्टी और नेताओं के पोस्टर और बैनर और होर्डिंग्स लगाने पर बैन लगाने की मांग की है दोस्तों। आदित्य ठाकरे ने सीएम को अपनी चिट्ठी में कहा है कि ऐसे पोस्टर के कारण शहर की सुंदरता बिगड़ती चली जाती है, जिसे देखकर दुख होता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बीएमसी विपक्षी दलों के पोस्टर वगैरह तो हटा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है लिखकर जो बताएगा। क्या बैनर पोस्टर राजनीतिक पार्टियों के शहरों में नहीं होने चाहिए, केवल चुनाव के टाइम में होने चाहिए, उसके बाद हटा लेने चाहिए, इससे सुंदरता खत्म होती है? अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और शिंदे जी के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या उनके साथ 2024 में सबसे बड़ा धोखा हुआ है? तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 तलाक कानून पर अपनी राय प्रकट की है दोस्तों। इकरा हसन ने लंदन से पढ़ाई की है और वो समाजवादी पार्टी के पढ़े लिखे सांसदों में आती हैं और अच्छी खासी उनकी क्वालिफिकेशन है। उन्होंने ट्रिपल तलाक के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मैं इस मुद्दे पर टेक्निकल और लॉजिकल टर्म्स में बात करूंगी, तो मैं कहना चाहती हूं कि
ये एक सिविल मामला है और इसे ऐसे ही बने रहना चाहिए। अब सिविल विवाद के लिए किसी को अपराधी बनाना या कानूनी सजा देना नहीं चाहिए, ऐसा कहीं और कानून में नहीं होता है। कुल मिलाकर दोस्तों ने लॉजिकल जवाब दिया है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। और ये सिविल मामला है या क्रिमिनल मामला है, इसी को लेकर लगातार बहस चल रही थी। साथ साथ सरकार से नाराज भाजपा के प्रवक्ता अपनी ही पार्टी की सरकार पर नाराजगी व्यक्त की है। भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता अपनी ही सरकार के फैसले से नाराज है। दोस्तों एक दौर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास नेताओं में से एक जेडीयू का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले अजय आलोक ने मोदी सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है कि यह फैसला ऐसा है जिस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अजय आलोक ने कहा कि मैं माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्यम वर्ग के आय वालों के लिए हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं। देते क्या है, हमें तनख्वाह से ही टैक्स कटवा देना होता है, हमें किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पर निर्भर नहीं है। फैसले पर तुरंत विचार किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी, पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि देश में टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है दोस्तों। और एक देश एक टैक्स की बातें करने वाली मोदी सरकार को पता ही नहीं है कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगना चाहिए और कहां पर मध्यम वर्ग, कहां पर गरीब, कहां पर बड़े उद्योगपति प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मध्यम वर्ग मोदी सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित वर्ग है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि उनको ना तो कोई सरकारी योजना मिल रही है, ना कोई टैक्स में फायदा मिल रहा है। साथ साथ संसद भवन परिसर के अंदर सुरक्षा का जिम्मा संभाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने सोमवार को पिछले गुरुवार को एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों के बीच में हुई हाथापाई के दौरान उनकी ओर से कोई चूक नहीं हुई है, ये बयान दिया है दोस्तों। सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक श्रीकांत किशोर ने कहा है कि बल की ओर से यानी जो सीआईएसएफ की फोर्स है उन्होंने अच्छे से काम किया है, उन्होंने किसी को हथियार नहीं ले जाने दिया और जो काम सीआईएसएफ का होता है वो पूरी तरीके से किया गया। फिर उनसे पूछा गया कि किसने धक्का दिया था, किसको धक्का दिया था, किसको चोट आई थी और क्यों चोट आई थी, लेकिन इस बारे में सीआईएसएफ के महानिदेशक ने कोई जवाब देने से मना कर दिया। महानिरीक्षक श्रीकांत किशोर ने कहा कि हम इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग इसकी जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। जो जांच पड़ताल कर रहे हैं उनके पास इसके जवाब होंगे। साथ साथ आम आदमी पार्टी के विधायक का बड़ा आरोप कहा। जनकपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ऋषि ने अपनी पार्टी के निगम पार्षद प्रवीण कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। दोस्तों इस बार विधायक का टिकट काटकर प्रवीण कुमार को विधानसभा में प्रत्याशी बनाया गया है। इसी के साथ में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर देश भर में साधु संत भड़क गए। दोस्तों सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा है कि संघ परिवार के लोग जागो हिंदू जागो का आह्वान करते थे, जब हिंदू जाग गया है तो कह रहे हैं कि सो जाओ। वहीं पर साधु संतों ने बयानों की बात करे तो एक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि संत समाज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा का समर्थन नहीं करता कि आरएसएस जब मन करे तब लोगों को रोक दे, जब मन करे लोगों को जागने के लिए बोलते। कुल मिलाकर दोस्तों आरएसएस को लगता था कि वो हिंदू समाज के लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन अब उनको धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने खेल खेलने की कोशिश की है आज उसी खेल में खुद फंस गए हैं और एक तरीके से आरएसएस के पीछे वो सारे संगठन लग गए हैं जो इससे पहले आरएसएस के साथ नजर आते थे। यानी आरएसएस के लोग अब लॉजिकल बातें कर रहे हैं तो उनके साथ चलने वाले संगठन ही अब उनका विरोध कर रहे हैं, आरएसएस वालों का विरोध कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ का चुनाव, लोकसभा का चुनाव मात्र 10,000 वोटों से जीता था और ऐसे में सुमेधा जो न्यूज लॉन्ड्री के अंदर एक रिपोर्टर है, उन्होंने डिटेल में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने बताया है कि कई सारे फेक वोटर मेरठ के अंदर वोट कर रहे थे। उन्होंने डिटेल में कई जानकारियां दी है दोस्तों। बताया है कि कई जगह तो फोटो नहीं है, कई जगह एड्रेस नहीं है और कई जगह तो मकान संख्या के नंबर की जगह झुग्गी लिखा हुआ है, कहीं पर मकान संख्या की जगह पर ब्लैंक छोड़ा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के कई और दस्तावेज हैं जिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कई और वोटर्स भी हैं। डिटेल में जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस तरीके के जो भारी संख्या में वोटर है जिनके डिटेल में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, या तो एड्रेस नहीं है, या तो फोटो नहीं है, या फिर मकान का नंबर नहीं है, या कुछ भी नहीं है। और यही बड़ी संख्या में ऐसे वोटर है जिनके कारण कहीं ना कहीं नतीजे में परिवर्तन हुआ होगा दोस्तों। और मेरठ वो सीट है जहां पर मात्र 10,000 के वोटों से यह तय हुआ था कि कौन जीतेगा और भाजपा जीत गई थी। अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी गंभीर मामला है दोस्तों तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव से पहले कुछ बड़े ऐलान किए हैं दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से पलटवार किया गया है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया है, तो अब कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान करते हुए 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली और महिलाओं को 3100 रुपए महीना देने का ऐलान किया है दोस्तों। और दिल्ली के अंदर क्योंकि कांग्रेस पार्टी 15 साल तक शासन में रही है तो उन्होंने कई सारे वादों को धरातल पर उतारा है, तो लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो वो जरूर वादे पूरे करेंगे। साथ साथ 400 यूनिट फ्री बिजली और 3100 रुपए दिए जाने के वादे पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है कि इससे जरूर समीकरण में बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ साथ दोस्तों विकासपुरी विधानसभा से निगम पार्षद रविंद्र सोलंकी ने विधायक महेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है। आम आदमी पार्टी में बगावत की एक और बड़ी अपडेट है दोस्तों। पार्षद का कहना है कि केजरीवाल के द्वारा 2100 रुपए की घोषणा 6 महीने पहले किए गए 1000 रुपए की तरह बस जुमला है, जिसके फॉर्म रद्दी में पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के नेता जो अपने ही पार्टी की पोल खोलते इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नुकसान ही होगा दोस्तों। अगर आप भी मानते
जानते हैं कि कई और लोग बगावत कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पुराने नेताओं को दरकिनार करके नए लोगों को टिकट दिया है। साथ प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा और विज्ञापन पर खर्च हुए 66 अरब रुपए। मीडिया में छपी इस रिपोर्ट, एनबीटी में छपी इस रिपोर्ट पर राजीव राय ने कहा कि बस इतना सा खर्च फर्जी डंका बजाने के लिए, यानी दोस्तों बहुत खर्चा किया जा रहा है और हकीकत ये है कि देश के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ पाया है दोस्तों। केवल खुद का डंका बजाने के लिए और बड़े बड़े शो करने के लिए लोगों का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मेहनत से लोग पैसा कमा रहे हैं, खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनसे सांस लेने पर भी टैक्स वसूलने की तैयारी भाजपा के लोग कर रहे हैं, शायद इसी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा होगा मोदी की इस तरीके की रैली और सभाएं करवाने के लिए। साथ साथ वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध तेज हुआ है दोस्तों। कटरा के अंदर 72 घंटे का बंद बुलाया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक आगे भी पहुंचती रहे। जय हिंद।